लो जी, चार 8 तरह की कॉस्ट हमने पढ़ ली है। फटाफट बताइए, पहली कॉस्ट पढ़ी थी हमने फिक्स कॉस्ट, जीरो प्रोडक्शन पर आती है, यस। वेरिएबल कॉस्ट जीरो प्रोडक्शन पर, सेमी वेरिएबल जो बाय डिफॉल्ट फिक्स वेरिएबल शामिल है। टोटल कॉस्ट जिसको टोटल हमने करा, फिक्स प्लस वेरिएबल। फिर हमने एवरेज पढ़े, एवरेज का मतलब जिसका एवरेज निकालना उसका टोटल कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल का टोटल वेरिएबल डिवाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट का टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। लास्ट पढ़ा फिर मार्जिनल कॉस्ट, क्या था? एडिशनल कॉस्ट। कितनी यूनिट की कॉस्ट? 1 यूनिट की कॉस्ट। क्वेश्चन कहे ना, कंपैरिजन किससे करना है? चेंज कैसे निकालना है? प्रीवियस यूनिट के साथ। चेंज हमें निकालना है प्रीवियस यूनिट के साथ। ठीक है बात, बढ़े आगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, देखिए ध्यान से। कुछ कॉस्ट ऐसे होती हैं, सीढ़ीनुमा कॉस्ट, देख रहे हैं? स्टेयर स्टेप कॉस्ट मतलब एक लेवल तक तो फिक्स है, यहां तक फिक्स है, फिर चेंज हो जाएगी वेरिएबल, फिर फिक्स, फिर चेंज, फिर फिक्स। होता है ऐसा होता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कभी स्कूल की तरफ से ट्रिप पर गए हो तो वहाँ क्या होता है सिस्टम, एक बस वाले से बात करी स्कूल वालों ने कि भाई काम कीजिए, हमें ट्रिप पर ले जाना है। बस ने कहा ठीक है। बस ने कहा मैं एक बस के 10,000 रुपीज़ का किराया चार्ज करूंगा और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी? 50 स्टूडेंट। कितनी कैपेसिटी होगी? 50। सोचिएगा 40 स्टूडेंट है तो कितनी बस हायर करनी पड़ेगी? एक। कितना किराया जाएगा? 10,000 फिक्स्ड है। 45 जाएंगे तो भी 10,000, 50 जाएंगे तो भी 10,000, 60 जाएंगे 20,000। बढ़ गई कॉस्ट। यहां तक 10 है, बढ़कर कितनी हो गया? 70 पर 20,000, 80 पर। देख रहे हैं, एक लेवल तक फिक्स है, फिर ये लेवल ब्रीच होगा 100 के बाद। 110 पर कितनी होगी? फिर बढ़ गई। फिर 150 तक सेम है, फिर 150 के बाद फिर बढ़ जाएगी, फिर 200 तक सेम। स्टेयर स्टेप कॉस्ट, क्या नाम है इसका? स्टेयर स्टेप कॉस्ट। एक लेवल तक फिक्स है, उसके बाद चेंज होगी और फिर से फिक्स हो जाएगी, फिर से चेंज होगी, फिर से फिक्स हो जाएगी। स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट 7.4 हेडिंग है, पेज नंबर 46। पढ़िए। There are some costs which may increase in a stair step fashion. क्या मतलब उसका? That is they remain fixed over certain range of output, but after that range it will increase by some fixed. एग्जाम्पल वही बस वाले मैंने दिया है इसमें। ठीक है जी, तो ये अलग अलग तरह की कॉस्ट थी, ये सब कॉस्ट हमारी हो गई हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल लिखे और बताइए इसका आंसर। लिखे एक एग्जाम्पल, लिखे जी, छोटा सा एग्जाम्पल लिखे। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ₹50, 10 यूनिट। 10 यूनिट पर एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50 रुपए। 10 यूनिट तक कितनी है एवरेज फिक्स कॉस्ट? 50 रुपए। कैलकुलेट एवरेज फिक्स कॉस्ट इफ यूनिट हमारी जो बढ़कर है वो 20 हो जाती है। हाँ जी, सेम रहेगी या चेंज रहेगी? सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कैसी रहती है? सेम रहती है। पहले कितनी थी? 50 रुपए, तो आज भी कितनी रहेगी? 50 रुपए। नहीं होगा ऐसा?
सेम फिक्स कॉस्ट है या टोटल फिक्स कॉस्ट है? टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है, ना कि एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती रहेगी। चाइना ने चेंज करी ना, घटाते 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 कितनी कर दी? 0। ध्यान रखिए फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। कौन सी वाली? टोटल वाली। एवरेज वाली तो चेंज होती रहती है। क्या है फॉर्मूला एवरेज फिक्स कॉस्ट का? एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज पता है हमें कितना है? एवरेज अभी 50, क्वांटिटी अभी कितनी है? 10। तो हम टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं ना? कितना आएगा? आज 500 है, कल को भी कितना होगा? कल को कितना होगा? कल भी 500 होगा। यानी रिवाइज्ड सिचुएशन देखें, अगर हम रिवाइज्ड सिचुएशन देखें, रिवाइज्ड सिचुएशन में यूनिट्स कितनी कह रहे हैं वो? 20। फिर से निकालिए एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल कितना रहेगा? सेम 500 और क्वांटिटी कितनी है? 20। कितना रह गया घटकर? चाइना ने यही तो करा। पहले एवरेज कितना था? 50 रुपीज। यूनिट बढ़ा दीजिए, यूनिट बढ़ते कितना रह गया? वो 50 रुपए से घटकर कितनी रह गई एवरेज फिक्स कॉस्ट? 50 से घटकर आधी रह गई। कितनी रह गई? सिर्फ 25। तो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में बहुत बार। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ने कहा था फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम, फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम, लेकिन वो कौन से वाली? टोटल वाली। एवरेज तो लगातार हम पढ़ेंगे चैप्टर और हम कॉस्ट कर्व। एवरेज लगातार प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ती है, घटती है, सेम रहती है? घटेगी। चाइना को पता था प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट सेम नहीं रहती, क्या होती है? डिक्रीज। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो घटकर 0 हो सकती है। तो नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। बड़े आगे जी हम। कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास 11-12 में अकाउंट्स नहीं थी? कॉमर्स साइड के नहीं है, साइंस साइड के हैं, किसी और ह्यूमैनिटीज के हैं। आप साइंस साइड के हैं? और कोई? 2। आप कौन सी साइड से? साइंस साइड से। ठीक है, इन 2 को छोड़ दें तो बाकी में मानकर चलूं कि सभी ने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है। कौन से मेथड से आप एंट्री पास करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम से। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? टेस्ट है आज आपका। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? एवरी डेबिट एज इक्वल। डेबिट होगा तो क्रेडिट जरूर होगा। एक बार कोई भी चीज अगर डेबिट कर दी हमने तो उतने अमाउंट से क्रेडिट जरूर करेंगे, नहीं होगा तो बैलेंस आता रहेगा। भैया तो क्रेडिट कर दो, खत्म अकाउंट। क्रेडिट नहीं करोगे तो उसका बैलेंस आएगा। ऐसी पढ़ा है ना हमने? पक्की बात है? पता चल जाएगा। मुझे बताइए, ये जब डबल एंट्री सिस्टम आपने पढ़ा था 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा? 11th में पढ़ा। जब आपको ये डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया गया था उसमें एक गलती करी टीचर्स ने। उसके डबल एंट्री सिस्टम के ड्रॉबैक और पढ़ाए थे आपको, जो आपको याद ही नहीं, क्योंकि वो 11th में ही पढ़ा दिए। ड्रॉबैक तब समझ में आते हैं अगर कोई सिस्टम समझ में आए। 11th में तो सिस्टम ही पहली बार सीख रहे थे आप, 9-10 में तो सीखा नहीं। इस डबल एंट्री सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक हैं। क्या ये परफेक्ट है? नहीं। जैसे आपने स्टॉक वैल्यूएशन सुना है? फीफो लिफो कुछ करके नाम सुना है? चलो उसे छोड़ो। WDV, SLM, डेप्रिसिएशन सुना है आपने? डेप्रिसिएशन के कितने मेथड हैं? जी बहुत सारे। 2 पढ़े हैं आपने, लेकिन और भी बहुत सारे मेथड हैं। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड हैं। 2 आपने पढ़े हैं। क्या क्या नाम पढ़े हैं आपने?
SLM पढ़ा है और भी बहुत सारे मेथड है, सम ऑफ डिजिट मेथड है, एन्युटी मेथड है, और भी तमाम मेथड है। इवन ICI में ये लिखा हुआ है कि देखिए डेप्रीसिएशन के ये मेथड केवल इलस्ट्रेशन है, आपके पास कोई और मेथड है वो भी सही है, यानी कोई डिस्प्यूट है ना इसमें। डबल एंट्री सिस्टम परफेक्ट सिस्टम नहीं, इसके अपने कुछ लिमिटेशन है, हर चीज की लिमिटेशन होती है। स्टॉक वैल्यूएशन में आपने पढ़ा होगा, स्टॉक की वैल्यूएशन FIFO से कर सकते हैं, LIFO से कर सकते हैं, एवरेज से कर सकते हैं, पर नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, अभी पढ़ लेंगे सी फाउंडेशन में। मतलब एक ही चीज के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है 11th क्लास में, वहाँ नेशनल इनकम पढ़ा हुआ 11th या 12th में कहीं, कितने मेथड है नेशनल इनकम के? मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक आंसर नहीं है। कोई कह रहा है कि भैया GDP एट मार्केट प्राइस सही है, कोई कह रहा है फैक्टर कॉस्ट सही है, कोई कह रहा है NDP सही है, कोई कह रहा है NNP सही है। देयर आर वेरियस मेथड्स, कौन सा सही है? सब सही है, आपकी अपनी चॉइस है। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? बहुत सारी हैं, कौन सी सही है? सब सही, आपका अपना नजरिया। सबके कहीं ना कहीं MLA MP जीत रहे हैं, किसी के ज़्यादा है किसी के कम, तो ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। तो चीज़ें कभी कभी परफेक्ट नहीं होती, फिर भी हम लोग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसी डबल एंट्री सिस्टम परफेक्ट नहीं है, इवन बैंकों में तो यूज ही नहीं होती, आपको शायद पता चले। सी इंटरमीडिएट में आप सीखेंगे, बैंक ये कहता है कि मेथड तो बिल्कुल ही बर्बाद है। जो हम सीख रहे हैं ना बड़े धन्ना के बारे, हमें अकाउंट्स आगे बनाना, आप देखो हम बस चार्टेड बड़ी तो लगाना है, अकाउंट तो आएगा ना, अकाउंटेंट तो है, बैंक ने तो मना कर वगैरह, ये सब बेकार की बातें हैं, हमारी समझ से बाहर है, पता नहीं क्या क्या करते हो आप। वहाँ अलग मेथड चलता है, सीखेंगे आप सी इंटरमीडिएट। खैर, ये एक P&L अकाउंट है, PRLR अकाउंट, ठीक है बात। इसकी दो साइड है, एक डेबिट है और एक अच्छी साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। और बुरी साइड कौन सी है? पक्की बात है, ऐसी है। लॉसेस कहाँ पे हैं? लॉसेस अच्छी बात है बुरी बात है? तो कहाँ आएंगे? प्रॉफिट कहाँ आएंगे? इनकम कहाँ आएंगे? एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? ऐसे ही होता है, ठीक है बेटा, साइंस वालों, इतना तो थोड़ा सा आता होगा समझ, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या, देखिए गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी सिफारिशों से लग जाती हैं, ऐसे लोगों की लग जाती हैं जिसमें कोई काबिलियत नहीं है। ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जिनका कोई मतलब नहीं, बस चले आ रहे हैं पुराना सिस्टम। पहले 47 से पहले एक पोस्ट बनाई गई थी, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात लगेगी। उस व्यक्ति का काम था बस इंग्लैंड जाना और वहां से नेहरू जी के लिए सिगार खरीद के लाना, इस काम की उसकी जॉब थी। आज़ादी से पहले कि पोस्ट आज़ाद हो गया देश, वो पोस्ट चले आ रही है, सैलरी जा रही है। नेहरू जी भी चले गए, सैलरी जा रही है। अब एक दिन उस आदमी को लगा यार मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, उसने एप्लीकेशन लिख दी गवर्नमेंट में कि मेरी सैलरी बढ़ाओ। गवर्नमेंट को याद आया तू करता क्या है, सैलरी तो तेरी बढ़ा देंगे लेकिन तेरा काम क्या? कह रहा नेहरू जी तो है ही नहीं, लेकिन तू कहाँ जाता है? कह रहा तेरी जॉब आज से खत्म। बहुत सारी जॉब है ऐसी चल रही है, बस वो रोल ही नहीं है। बस ऐसे एक व्यक्ति था जिसकी जॉब लग गई गवर्नमेंट, 1 लाख रुपए महीना मिलते हैं, ऐसे काम कुछ भी नहीं, जाता ही नहीं है। हाँ, जिस दिन सैलरी मिल रही होती है उस दिन जाता है, साइन करता है, पैसे लेकर आता है, दैट्स ऑल। साल भर में कितने कमाता है? क्या करता है? कुछ नहीं करता, अपनी एक दुकान भी चला रहा है, वहाँ से भी कमा रहा है। अब क्या हुआ, ऐसे ही कुछ हंगामा हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ कर तो नहीं, इसे निकालो जॉब से, और गवर्नमेंट ने उसे जॉब से फायर कर दिया, खत्म कर दिया। कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा हाँ ये कुछ नहीं करता, इसे हटाओ। मुझे बताइए ये बात सुनकर उस आदमी के मन में क्या आया कि मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस हुआ। डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा, लॉसेस कहाँ पे हैं? क्या एंट्री पास करें? सुप्रीम कोर्ट डेबिट टू हाई कोर्ट, एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट और लॉस है। 12 लाख कमा रहा था, अब नहीं कमा रहा है, बिना कुछ करे कमा रहा, चलो करके भी कमा रहा था, अब नहीं कमा रहा, अब लगनी भी नहीं जॉब उसकी ऐसी।
प्रॉफिट और लॉस है? क्या बात कह रहे हैं आप? उसकी वाइफ रोई जा रही है, कह रहा नो प्रॉफिट नो लॉस। लॉस तो है बेटा, ये तो गलत कह रहे हैं। 12 लाख रुपए साल का ही लॉस है। डेबिट करें क्रेडिट करें, साइंस वाले तो कह रहे हैं सर जो आपकी इच्छा कर दो। हमें क्या मतलब, कुछ तो करो, कुछ तो करो। अकाउंट वाले सोच रहे हैं, अकाउंट वाले क्या क्या करना चाहिए, वो तो नए हैं, चलो बेचारे, उनका सोचना लाजमी है। हाँ जी, इतना क्या करें, छोड़ो उसे इकोनॉमी, वहाँ कहाँ लिखा डबल एंट्री में, इकोनॉमी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। हाँ जी जी, आप नहीं बताओगे? कह रहा सर पता है, बताऊंगा नहीं। पीछे वाले जय माता दी बोलो, आओ। नहीं होगी या आती नहीं एंट्री? एंट्री तो होगी बेटा इसकी, ऐसे कैसे जाए? एंट्री तो मैं करके मानूं। पीएनएल बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि बिजनेस में चल रहा है उसका। एक व्यक्ति का 10 बिजनेस है, पीएनएल तो बनाएगा वो, क्यों नहीं बनाएगा पीएनएल? अरे तो पीएनएल अपना बिजनेस भी तो कर रहा है वो, उसका तो बनाएगा ना, उसमें डालेगा ये खर्चे, ये प्रॉफिट। हाँ जी, क्या एंट्री करें आप? जिनसे पूछ, हाँ आप बेटा ये, हाँ मैं हाँ तो कोई बात नहीं, नई क्लास है, दिमाग तो साथ लाए हैं। नई क्लास थोड़ी दिमाग, सर दिमाग तो घर ही रह गया, फर्स्ट क्लास है मेरी। बताओ बेटा क्या एंट्री पास करें? सबसे सिंपल आसान होता है ना, सबसे पता नहीं। ठीक है, पास कर देते हैं, खेला ना, पास पास पास। अब बताओ बेटा, आप भी नहीं बताओगे? तुम्हें तो पता है लाइक। आप बताओ शिवम, है जी? नो एंट्री मतलब एंट्री नहीं होगी, आती नहीं है। एंट्री तो होगी बेटा, ये तो गलत कह रहे हो आप। एंट्री तो मैं कर दूंगा अभी, एंट्री तो मैं पास कर दूंगा अभी। क्या होगी पहले, मौका आपके पास। साइंस वाले बच्चे कह रहे हैं डेबिट। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट। कॉमर्स वाले बच्चे ऐसी गलतियां नहीं करते, वहां से भी आपके ऊपर साइंस वाले। कैश आया कहाँ है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कहाँ है? कैश कहाँ है इसमें? सस्पेंस में डाल दें इसे। मैंने आपसे कहा था कि डबल एंट्री सिस्टम की अपनी बुराइयां हैं। ये बुराई तो है, इसकी एंट्री आपको सिखाई ही नहीं गई। जब आपको आती ही नहीं तो करोगे कैसे? डबल एंट्री सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है। कुछ चीजों की एंट्री आप चाहकर भी पास नहीं कर सकते। समझ गए बात? एंट्री तो होगी इसके, मैं कर दूंगा अभी, लेकिन वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से नहीं होगी, बस फर्क ये। बैंक इसलिए तो मना करता है, कहता है यार ये सिस्टम ना जमता नहीं है, पता नहीं क्या क्या लिखा है इसमें। आप सोच रहे हैं ना कितना बड़ा तीर मारा है। अभी रिजल्ट आएगा सर, अकाउंट से 100 आए हैं, बैंक वाले कह रहे हैं घर बैठ, इस 100 का हमारे यहाँ कुछ नहीं काम है। ध्यान से सोचिए, अगर हम बिजनेस की बातें करें और आगे बढ़े, अगर हम बिजनेस की बात की और चर्चा करें, ये लो इसकी एंट्री पास में कर दूंगा, डोंट वरी। रामलाल जानते ना, कैसा व्यक्ति है, होनहार है, मेहनती है, जुझारू है। रामलाल जॉब कर रहा था कहीं। अब रामलाल के साथ दिक्कत क्या है ना, थोड़ा सा इगोस्टिक पर्सन है। बॉस ने डांट दिया, रामलाल ने झट से जेब से निकाला इस्तीफा कि सर टाटा बाय बाय, अब कल से नहीं आएंगे। थोड़ा सा इगोस्टिक पर्सन है। रामलाल ने कहा कि बॉस ने मुझे डांटा क्यों, इसकी इतनी हिम्मत, मुझे डांट एक ही इंसान सकता जीवन में, मेरी पत्नी, और ये मेरी पत्नी तो है नहीं, तो इसकी डांट, मतलब घर पर भी डांटे, घर पर भी मैं ही सुनूं, यहाँ भी मैं सुनूं, नहीं, ऐसे नहीं सुनूं। ये तो सुनना पड़ता है बेटा घर पर, तो सबको, सबका हाल ऐसी है।
मेरा भी ऐसी है। हम मिलजुल कर काम करते हैं घर पर, काम में हाथ बटाना चाहिए ना। मेरी वाइफ खाती है, मिलजुल कर काम होता है, करना पड़ता है, तो भी करना पड़ेगा। तो रामलाल ने कहा भैया मैं तो कल से नहीं आऊंगा, वाइफ डांट सकती है, आप मेरी वाइफ नहीं। रामलाल ने, हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का ट्रेंड क्या है, बिजनेस कौन सा अच्छा है, जिसके यहाँ वीडियोस के बराबर की दुकान लो और वैसे बिजनेस करो बस। तो रामलाल ने ऐसी कहा, बराबर की दुकान देखी, उसी में वैसे बिजनेस शुरू कर दिया। अभी जो रामलाल की सैलरी थी एग्जिस्टिंग, वो थी 6 लाख रुपए। रामलाल ने बिजनेस शुरू करा और क्योंकि होशियार था रामलाल ने 20 लाख रुपए की सेल कर डाली और कुछ एक्सपेंसिव दिए होंगे इसके, 14 लाख रुपए की एक्सपेंसिव हुए। नेट प्रॉफिट कितना हुआ इसका? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, रामलाल ने जॉब छोड़कर अच्छा करा बुरा करा? रामलाल ने जॉब छोड़कर अच्छा करा बुरा करा? किसका अपना बुरा है, बॉस का बुरा? ओपिनियन पोल कराना पड़ेगा जी। जिससे पूछता हूँ पीछे क्यों देखता है? पीछे वाले क्या करेंगे फिर? पीछे किसको देखेंगे? तो जय माता दी है। हाँ बोलो बेटा, पीछे से शुरुआत करते बोलो। मैं अपना नुकसान कर रहा हूं। तो रामलाल को बिजनेस नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा आप बताओ पड़ोसी बेटा, नहीं करना चाहिए बिजनेस? आप बताओ। नहीं करें, कर लेना चाहिए यार, शाबाश, कर लेना चाहिए, अच्छी बात है जी। साइंस वाले कर लेना चाहिए, अच्छी बात है जी। आप बताओ कुछ? हाँ कर लेना चाहिए, वेरी गुड, शाबाश। आप बताओ। नहीं करना चाहिए? ओ कर लेना चाहिए। देखो दो पड़ोसी बात नहीं बन रही है। हाँ कर लो, नहीं करो, नहीं करो, कर लो, नहीं करो। हाँ क्यों, मतलब कर ले बिजनेस? वैसे ऐसे नहीं पता, बस हाँ ना करें बिजनेस, नहीं करें? 6 लाख, हाँ जी, नहीं करें, कर लेने बिजनेस, कर लें बिजनेस, कर लें। बैठे बेटा, अच्छा जॉब पे बॉस नहीं डांट रहा, बैठे बेटा मिल रहे हैं। वो सरकारी नौकरी थोड़ी है, उसकी मेहनत करना पड़ता है वहां पर। बीवी बैठी है वहीं दुकान पर, कह रही डांटनी सुननी पड़ेगी, अच्छा करा बिजनेस कर कर। वो बीवी पीछा कहाँ छोड़ रही है उसका? देखिए बिजनेस करने के लिए आपको 2 सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, पता है आपको? बिजनेस करते हैं तो आपको 2 कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। क्या क्या? पहली कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी जॉब की। रामलाल ने बिजनेस करा तो पहला सैक्रिफाइस, पहली कुर्बानी क्या दी उसने? सैलरी। भैया एक तो नुकसान करना पड़ेगा सैलरी का। जितने बिजनेसमैन हैं कहीं ना कहीं जॉब कर सकते थे ना, ऐसे थोड़ी लगाया क्या बोलो। उनको पहला नुकसान होता है बिजनेस करने का, सैलरी का नुकसान। एक दूसरा नुकसान भी होता है जो आपको नहीं दिख रहा है। क्या? देखिए बिजनेस फ्री में थोड़ी होता है, पैसा चाहिए। चलो दुकान किराए पर ले ली, फर्नीचर लगाना है उसके अंदर, स्टॉक लेकर आना है, पैसा चाहिए। रामलाल ने 20 लाख रुपए एफडी तोड़ ली अपनी, पैसा चाहिए। फर्नीचर बनवाया, बढ़िया शानदार फर्नीचर चाहिए, स्टॉक खरीदा, वो भी तो पैसे का आएगा। 20 लाख रुपए रामलाल के पास एफडी में पड़े थे। कितने की थी एफडी? जहां पर वो 10% सालाना का इंटरेस्ट कमा रहा है। यानी हर साल पहले कितने रुपए का इंटरेस्ट कमाता था? 2 लाख रुपया। 6 लाख रुपया सैलरी से कमाता था। पहले कितने पैसे कमाता था? 8 लाख। अब कितने पैसे कमाता है? अच्छा करा बुरा करा? समझ गए बात? लेकिन ये जो पीएनएल अकाउंट है ना, ये सही हकीकत नहीं दिखाता।
क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में एक दिक्कत है, डबल एंट्री सिस्टम में इन दो चीजों की एंट्री पास करना सिखाया ही नहीं। क्या क्या है वो दो चीजें? एक तो बिजनेस करने की वजह से सैलरी का नुकसान, और दूसरा बिजनेस करने की वजह से इंटरेस्ट का लॉस। डबल एंट्री सिस्टम कह रहे हैं भैया ऐसी कोई चीज होती नहीं, काल्पनिक बातें, और खुद काल्पनिक बातें कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन क्या है जरा बताना, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रेंट किसी को देते हो? यस। इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी को दो? यस। डेप्रिसिएशन किसे देते हो? किसे दोगे डेप्रिसिएशन? स्टाफ आया मेरे पास कि सर वो डेप्रिसिएशन आया है पैसे मांगने। अरे लैंडलॉर्ड आएगा रेंट मांगने, गवर्नमेंट आएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगने, ये डेप्रिसिएशन मांगने कौन आता है? कोई आएगा मांगने? किसी को देना है पैसा, फिर भी डेबिट कर देते हो आप, है ना साइंस वाले बच्चे? डेप्रिसिएशन किसी को देना नहीं। मजेदार बात, मतलब ये ऐसी बात है कि खर्चा करे, हाँ किसे दोगे? देंगे नहीं। डेप्रिसिएशन खर्चा करे, हाँ डेबिट कराते हैं। किसी को दोगे करे, देंगे किसी को नहीं। तो फिर खर्च कैसे है ये? किसी को दिया है तो फिर मतलब हम कह रहे हैं उसकी सैलरी का नुकसान है, वो तो लॉस नहीं है, वो मत डालो। डेप्रिसिएशन में करे लॉस है, से डेबिट करो। तो बहुत सारी कमियां हैं इसके अंदर। ये मत खुश मत होइए आपके डबल एंट्री सिस्टम सीख लिया तो बड़े तीर मार लिया आप, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप सीखेंगे, कुछ यहां सीखेंगे, कुछ इंटरव्यू सिखाऊंगा मैं। यहां दो कमियां सीख रहे हैं बस। क्या क्या है वो कमी का नाम? लॉस ऑन सैलरी। अगर आप बिजनेस करेंगे ये बड़ा नुकसान है, ध्यान रखिए। और दूसरा, सदर जाइए, वहां बड़ी दुकान है, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं उसका, प्रेम स्वीट्स वाले के सामने एक बड़ी फूलों की दुकान है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप, वो बहुत बड़ी दुकान है। ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं शहर के अंदर। कितना कमाते हैं वो? 50-60 हज़ार रुपये महीना, बस खुश हैं वो, उन्हें पता ही नहीं। अकाउंट्स बनाते हैं वो फटाफट, सेल्स एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट 60 हज़ार, बड़े खुश हैं 60 हज़ार मैंने कमा ली। जबकि ध्यान से सोचिए 60 हज़ार कमाने के लिए दो सेक्रीफाइस करें उन्होंने। क्या? दूसरा, जिस प्रॉपर्टी में वो बैठे हैं अगर उसे बेच दें तो पता चले 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे। 5 करोड़ रुपए पता चले बैंक में डाल दें तो साल में 50 लाख आ जाएंगे, यानी लगभग 4 लाख रुपए महीना तो ऐसे आ जाएंगे। लेकिन ये खर्चे क्योंकि पीएनएल में आते ही नहीं, तो लोगों को लग रहा है यार 50,000 रुपए आ गए पीएनएल में, अच्छी बात है, अच्छा कमा लिया हमने। लेकिन उस 50 कमाने के लिए कितनी सेक्रिफिकेशन करनी पड़ रही है आपको? कितना सेक्रीफाइस करा? 4 लाख रुपए इंटरेस्ट का लॉस करे बैठे हैं आप, और 20,000, 25,000, 30,000 कुछ तो सैलरी मिलती। यानी इस पीएनएल अकाउंट में कुछ कमियां हैं, इसे हमें सुधारना पड़ेगा। सही पीएनएल अकाउंट कैसे बनाएं बताइए? सही पीएनएल अकाउंट कैसे बनाएं? यानी ये जो पीएनएल अकाउंट है इसे हमें सही करना पड़ेगा, इसे इकोनॉमिक्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा। किसके हिसाब से बनाना पड़ेगा? हम कह रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम कोई होता ही नहीं, छोड़ो, जो सही बात है वो करो, बस बात खत्म। एक बार डेबिट होगा, फिर क्रेडिट होगा, फिर कब आएगी पता ही नहीं कब आएगी, फिर तो छोड़ो ना उसे, डेबिट क्रेडिट का खेल छोड़ो। सही बात क्या है? सेल आनी चाहिए, बिल्कुल आएगी। 2, जितने भी खर्चे आप जानते हैं 11-12 क्लास में सीख कर आए, वट एवर द नेम, उन सबके अकाउंट्स में एंट्री पास होती है, वो तो आपको आता ही। इसे आज के बाद हम लोग कहेंगे अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है बात, क्योंकि इसके अकाउंट्स में एंट्री पास हो जाए। ऑल्दो इसका एक टेक्निकल नाम भी है, इसे अकाउंटिंग कॉस्ट कह दें या एक्सप्लिसिट कॉस्ट कह दें। क्या नाम है? स्पष्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। अकाउंट्स वाले कह रहे हैं खर्चा है, मैं भी कह रहा हूं हाँ ठीक है, स्पष्ट है, इसमें हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं। इसलिए इसके दो नाम है। क्या क्या नाम है? अकाउंटिंग कॉस्ट और दूसरा।
लेकिन एक दूसरे खर्चे हैं जिसके खिलाफ है अकाउंट्स वाले, कह रहे हैं इसकी तो एंट्री होगी नहीं, जबकि लॉजिकली होनी चाहिए। इसे हम कहेंगे आज के बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या नाम होगा इसका? लॉस ऑफ सैलरी। और दूसरा क्या होगा? लॉस ऑफ। अब हम ये कह ही नहीं रहे डबल एंट्री सिस्टम है, हम ये कह नहीं रहे एक बार जो डेबिट होगा वो क्रेडिट होगा, हम तो कह रहे हैं लॉजिकल बात है। अब देखो कुछ बच रहा है तो फायदा है, कुछ नहीं बच रहा है तो भैया फिर बिजनेस कर कर आप खुश मत होइए। समझ गया बात? दो तरह की कॉस्ट को हम फर्दर बाइफर्केशन करें। एक कॉस्ट होती है अकाउंटिंग कॉस्ट, क्या खर्चे होते हैं जो आपने पढ़े हैं, एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस हैं जिसके एंट्री पास हो सकती है, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट या फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक दूसरा खर्चा हो रहा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ऐसा खर्चा, एक मूवी आई थी बहुत पहले अनिल कपूर की, मिस्टर इंडिया, सुना है ना? उसमें क्या होता है, एक बैंड होती है, उसके पास बैंड पहनेगा वो गायब हो जाता है। मिस्टर इंडिया जो सुनाई दे लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट है मिस्टर इंडिया कॉस्ट। ऐसा खर्चा जो सुनेगा तो अकाउंट्स वालों को सुनता तो है, तो कहते हैं यार ये तो बेकार है, इसमें तो आना नहीं चाहिए, एंट्री क्या पास है, ठीक है एंट्री तो होगी इसकी। इम्प्लिसिट कॉस्ट में कितने खर्चे शामिल हैं? कौन कौन से? लॉस ऑफ सैलरी जो मैं कमा सकता था कहीं जॉब कर कर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो मैं कमा सकता था इस पैसे को बैंक में रखकर। दो तरह के एक्सपेंसेस हैं, इन दोनों का टोटल करेंगे क्या नाम कहलाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इन दोनों को टोटल कर देंगे इकोनॉमिक कॉस्ट। इन दोनों का टोटल कर देंगे क्या कहलाएंगे? तो बड़ी टर्म क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट भी शामिल है प्लस नए वाली कॉस्ट भी शामिल है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इसके अंदर शामिल है। पढ़िए नेक्स्ट चैप्टर आइए, पेज 42 पर आइए। व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट? 6.1 हेडिंग, इससे पहले वाला। व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट ऑब्लिक एक्सप्लिसिट कॉस्ट? What is accounting cost oblique explicit cost? Accounting costs are monetary payments made by the firm to owners for purchasing or hiring the services for input. माल बनाने के लिए जो भी चीजें थी, चाहे वो किराए पर ली हो, बनाई हो, कुछ भी हो, वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं हमारे? अकाउंटिंग कॉस्ट। B1, these costs are recorded, मार्क कीजिए से, मार्क कीजिए से, अंडरलाइन कीजिए, recorded in books of accounts। इसकी एंट्री पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो जाती है। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। स्पष्ट है, जो सुने भी और दिखे, इसकी एंट्री आप पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल वही सारे हैं जो आपने आज तक पढ़े हैं, वेजेस, फ्यूल, एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, वट एवर द नेम, जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं अकाउंट्स में, वो सब चीजें। तो पहला खर्चा क्या हो गया आज का? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट। दूसरा ये implicit cost. Implicit cost means cost of self-supplied factor of production, खुद ही के द्वारा, which are generally क्या लिखा आगे? Not recorded in firm books of, इसकी एंट्री ही नहीं होती, इसकी एंट्री पास नहीं। क्या क्या शामिल है इसके अंदर? अरे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, नहीं मुझे बताइए, बैंक से भी रामलाल ने लोन लिया, 20 लाख रुपए तो एफडी थे उसके पास। एफडी कितने थे? 10%। उसने बैंक से लोन भी लिया 10 लाख का। दोनों इंटरेस्ट एक ही बात है या थोड़ी सी अलग अलग बात है? बैंक से लोन लिया तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये अकाउंट्स में पढ़ा है आपने कहीं? यस। क्या एंट्री पास होती है? P&L टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू कैश। P&L टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। अब एक नया अकाउंट खुल गया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू कैश, खत्म हो गया। ध्यान रखिए,
हम यहाँ इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं, वो वाला जो एफडी का पैसा था, जो मैंने नुकसान कर लिया। हम बैंक के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे। बैंक का अगर इंटरेस्ट होगा तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा या एक्सप्लिसिट कॉस्ट? ध्यान रखिए बात, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बहुत बार। इंटरेस्ट देखते हैं सबका दिमाग बस वहीं चला जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट पर। तो दो तरह के इंटरेस्ट हैं, खुद के पैसे पर इम्प्लिसिट, बैंक के पैसे पर एक्सप्लिसिट। क्योंकि बैंक के पैसे पर जो इंटरेस्ट है उसकी अकाउंट्स में एंट्री पास करते आए हैं। 11th क्लास में सीखा, 12th क्लास में सीखा, मैंने लिखा है क्लैरिफिकेशन, फिर भी ए पॉइंट दोबारा से पढ़िए, 6.2 हेडिंग। Implicit cost means cost of self-supplied factor production which are generally not recorded. It includes interest on कौन सी कैपिटल? On capital, खुद का पैसा invested by the entrepreneur in his own business from withdrawal from bank, fixed deposit और sale। जो पैसा मैंने बैंक से निकाला है, देखिए आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन नॉट टू इंक्लूड, फिर क्या करें उसे, बट इंक्लूड इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसे कहां शामिल करेंगे? ऊपर वाली कॉस्ट, एक्सप्लिसिट। द सैलरी विच कुड हैव बीन अर्न्ड बाय द एंटरप्रेन्योर इफ ही वर्क एल्सवेयर, और वो पैसा सैलरी का जो वो कहीं और से काम कर कर कमा सकता। तो दो तरह के खर्चे ऐसे हैं, ध्यान रखना, जो अकाउंट्स में एंट्री पास नहीं होती है लेकिन होनी चाहिए। कहाँ डालें इसका? इम्प्लिसिट कॉस्ट में। 6.3 है। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट का क्या मतलब है? इन दोनों का टोटल कर दो। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट एंड पूछूं आपसे एक दो क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन है एग्जाम में, कौन सी कॉस्ट वाइडर है, मतलब बड़ी टर्म है, अकाउंटिंग कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट? क्यों बड़ी टर्म है? उसमें अकाउंट्स तो पहले से शामिल है। अरे यूपी बड़ा है या भारत? भारत में ही तो यूपी है। यूपी बड़ा है मेरठ? मेरठ बड़ा है बुढ़ाना गेट? समझिए आप बात। तो जिसके अंदर शामिल है, यूपी में मेरठ शामिल है तो यूपी बड़ा है, हिंदुस्तान में यूपी शामिल है तो हिंदुस्तान बड़ा है। इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट शामिल है, इकोनॉमिक कॉस्ट बड़ा है। प्रॉफिट ज्यादा कहाँ आएंगे, अकाउंट्स में इकोनॉमिक्स में? अरे एक्सपेंसेस कॉस्ट ज्यादा कहाँ, इकोनॉमिक्स में? जहाँ कॉस्ट ज्यादा है वहाँ प्रॉफिट कम हो जाएंगे। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कि अकाउंट्स में प्रॉफिट ज्यादा आते हैं हमेशा, इकोनॉमिक्स में? अकाउंट्स में ज्यादा आएंगे, इकोनॉमिक्स में कम। कॉस्ट ज्यादा कहाँ है? इकोनॉमिक्स में, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है इसीलिए इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट कम है। अकाउंट्स में क्योंकि कॉस्ट कम है इसीलिए प्रॉफिट लिखा है। बी पॉइंट 6.3। So economic cost is a wider term than accounting cost. Profit normally comes higher in accounts and lower in economics. Profit ज़्यादा कहाँ है? Accounts में। Economics में profit generally बढ़े आगे। चलिए इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, बात थोड़ी सी टेक्निकल है। थोड़ी सी टेक्निकल है। मैंने कहा रामलाल अभी सैलरी कमाता था 6 लाख, इंटरेस्ट कमाता था 20 लाख पर 2 लाख, ऐसी है? ठीक है बात। अभी जॉब कर रहा है कहीं, 6 लाख सैलरी से 2 लाख बैंक से 8 लाख रुपए कमाता है। अब उसने बिजनेस शुरू करा, कितने सेल हुई? कुछ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सपेंसेस हुए हैं, उसके एक्सपेंसेस हुए हैं 22 लाख। ठीक है बात। टू इम्प्लिसिट कॉस्ट आया कितना आया? 8 लाख। मुझे बताइए प्रॉफिट है लॉस है? ध्यान से समझिए इस बात को, पूरे इकोनॉमिक्स में कम आएगा कॉन्सेप्ट। अभी कितने प्रॉफिट है उसके? 8 लाख। अभी कितने हैं? मैं कह रहा हूं अकाउंट्स के हिसाब से ही P&L अकाउंट बनाए जैसा आपने आज तक सीखा है। तो 30 लाख रुपए की सेल है, 22 के खर्चे हैं। बिजनेस से कितने कमा रहा है? 8। पहले कितने कमा रहा है? बिजनेस से कितने कमा रहा है? तरक्की हुई क्या? नॉर्मल है।
जैसा पहले था वैसा कुछ तरक्की करी। इकोनॉमिक्स के हिसाब से आइए, हमने इकोनॉमिक्स में कहा भैया इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आनी चाहिए। वो कितनी है? 8 लाख। 8 लाख जैसे ही डालेंगे प्रॉफिट कितने हो गए? 0। ध्यान रखना है बस ये। अगर यहां प्रॉफिट 0 आ रहे हैं तो अकाउंट्स में क्या कहते थे इसे हम? नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन क्योंकि हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं, हम थोड़ा और डीपली बातें कर रहे हैं, हम थोड़ा और व्यवहारिक बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, बिजनेस लैंग्वेज बातें कर रहे हैं। बिजनेस मैन कहेगा देखो भाई रामलाल ये सोच रहा मनीमन यार बेकार बॉस से पंगा ले लिया, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, एक तो वाइफ सुबह जाती है यहाँ बैठ जाती है, वहाँ भी सुनाती है, घर पर यहाँ भी सुनाती है, फंस गया है। देखिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बिजनेस करना और सबसे आसान है जॉब करना। जॉब कर कर आप घर आ गए, अब कोई टेंशन नहीं है आपको। बिजनेसमैन 24 घंटे काम करता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, हर वक्त टेंशन है। किसी कस्टमर का फोन आ गया, ये कस्टमर दूसरे के पास ना चला जाए, जिस दिन ऑफ है उस दिन रॉ मटेरियल खरीदने जा रहा है, किसी की पेमेंट करनी है, कुछ हो गया, वर्कर्स में लड़ाई हो गई, ये स्टॉक हो गया, आग लग गई, पुलिस वाले आ गए, ये इनकम टैक्स से छापा है, मतलब तमाम दिक्कतें हैं। जॉब वाले को तो दिक्कत ही नहीं है, शहनशाह है, बहुत चल रही होगी, दूसरी जगह जॉब कर तो दिक्कत ही है। इस शहर में मन नहीं लग रहा दूसरे शहर में चले जाओ। बिजनेस में तो ऐसा नहीं कर सकते ना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? बिजनेस। लेकिन कॉमर्स वाले हम जानते हैं मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क रिस्क ज्यादा है, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल पैसे वाले लोग हैं वो सारे ही बिजनेसमैन हैं। जॉब वाले लोग एक लिमिट तक ही तरक्की करते हैं, उसके बाद कंपनी की आंखों में चुभने लगते हैं वो, क्योंकि सैलरी इतनी हो गई ना। अब बेरोजगार इतने हैं, दूसरे लोग आते हैं सर इससे ज़्यादा मैं काम करूँगा, इससे आधी सैलरी है। अभी पीछे आपने सुना होगा लास्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी की हड़ताल हो गई थी यहाँ पर। गवर्नमेंट ने कहा भैया मान जाओ, वगैरह नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट ने कहा मान जाओ भाई साहब, लोग परेशान हैं, वगैरह नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट ने अच्छा जाओ, जो तुम्हें करना करो, अब जो हमें करना हम करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा आज के बाद तुम दिखाई मत देना है। गवर्नमेंट के कुछ अपने इंस्टीट्यूट हैं, IIT नहीं, ITI, ये लोगों को बिजनेस करने की कुछ स्किल सिखाते हैं। गवर्नमेंट ने उन्हें फ़ोन करा, कह रहे भाई जितने बच्चे हैं सबको भेज दो, कितने सैलरी लेंगे? कह रहे जी आधी सैलरी में काम करने को तैयार है, बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए। गवर्नमेंट उनसे बातचीत करी, कह रहे आधी सैलरी में काम करोगे बच्चों? बच्चों ने कहा हाँ जी बिल्कुल, कल से आ जाएंगे और 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे, छुट्टी मिले। जैसे ही हड़ताल वालों को पता चला, उन्होंने कहा हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो सुबह आ जाएंगे, बस हम तो मजाक भी नहीं कर सकते आपसे, आपको वोट देते हैं, आपसे मजाक नहीं कर सकते। सुबह ही हड़ताल वापस हो गए। तो जॉब करने में कोई दिक्कत, सबसे आसान काम है। मुश्किल काम क्या है? मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन। अकाउंट्स में इसका नाम क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन इकोनॉमिक्स में बिजनेस टर्म में हम क्या बोलेंगे? इसे तरक्की नहीं हुई, यानी इसे बोलेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसे हम? ध्यान रखना, थोड़ी सी अजीब बात है। 0 का मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अकाउंट्स में क्या कहते हैं इसे? नो प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम ट्रू बिजनेसमैनशिप की बात कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं बिजनेस कर कर कुछ उखाड़ा है जीवन में, नहीं उखाड़ा है। तो रामलाल ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा, नॉर्मल हो गया। तो जैसे हालात फाइनेंशियली पहले थे वैसे ही हालात फाइनेंशियली नॉर्मल हो आप। अकाउंट्स वाले क्या करें? क्योंकि कंपैरिजन नहीं कर रहे ना, हम तो साथ के साथ क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन नहीं कर रहे। नॉर्मल, हम लोग सुपरमैन है, नॉर्मल है। उड़ सकते हैं क्या? सुपरमैन तो उड़ सकता है, ऐसे हाथ करता है उड़ जाता है, छत पर तोड़कर। सोचिए अगर ये सेल 35 लाख होती तो यहाँ प्रॉफिट कितने आते हैं? इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल से ज्यादा है सुपरमैन, सुपर नॉर्मल। अगर प्रॉफिट आते हैं इकोनॉमिक्स में, ध्यान रखिए उसे क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल। इसका मतलब यस अब तरक्की करिए आप,
अगर किसी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रॉफिट आ रहे हैं तो समझ लीजिए ये है वो बंदा जिसने जीवन में कुछ करा है। MBA चाय वाला है ये, जॉब से कम कमा रहा था अब ज्यादा कमा रहा है, सुपर नॉर्मल बराबर है तो लॉस है तो लॉस तो लॉस, लॉस तो लॉस। ठीक है, पढ़िए 6.4 नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इफ एन एंटरप्रेन्योर कवर्स हिज इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी सेल और इकोनॉमिक कॉस्ट बराबर है, क्या बोलेंगे? देन इट मीन्स ही इज, वो कमा तो रहा है, हम जीरो क्यों नहीं कह रहे हैं, कमा रहा है, जितने पहले कमाता था उतने आज कमा, इसलिए हम इसे कहते हैं ही इज अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। इफ एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स मोर देन इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, क्या होगा तब? देन इट मीन्स ही इज अर्निंग सुपर नॉर्मल। ठीक है, बढ़े आगे। तो हमने 4 तरह की कॉस्ट पढ़ी है। अकाउंटिंग कॉस्ट जिसकी एंट्री पास होती है, इसका दूसरा नाम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट 2 तरह के हैं, खुद को दी गई सैलरी, इंटरेस्ट जो मैं कमा सकता था, बैंक इंटरेस्ट खाएगा, एक्सप्लिसिट। इकोनॉमिक कॉस्ट इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल। जीरो आ रहा है इकोनॉमिक्स में, इसका मतलब हम कमा तो रहे हैं पहले जितना, नॉर्मल। प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा कमा रहे हैं, सुपर नॉर्मल। ठीक है बात। अब फिर से वो बात करते हैं और क्या क्या दिक्कत है। एक वर्ड है डेप्रिसिएशन, क्या जानते हैं इसके बारे में बताइए चलिए। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? पीछे वाले जय माता दी, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? वो तो बिल्कुल एज इट इज गजब। देसी भाषा में बताओ भाई साहब, मुझे डेफिनेशन ही साइंस वाले बैठे ना, क्या है ये डेप्रिसिएशन? एक एक करके बताएंगे, एक एक कर आप बताओ। उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज की वैल्यू कम होना, कौन सी है वो चीज? लैंड पर तो होता ही नहीं है, लैंड की वैल्यू मतलब घिस कैसे जाएगी लैंड, बताइए। ये मेरी जमीन थी, एक आदमी घिस कर चला गया रात को, मैं सुलोटा लैंड किसी के लिए है। अरे बिल्डिंग तो टूट सकती है, डैमेज आ सकती है, भूकंप आ गया गिर गई, कि रात भूकंप आया लैंड जो है घिस गई, हवा तेज चली रात को लैंड उड़कर पड़ोसियां चली गई, बड़ा नुकसान हो गया भाई साहब। ये आप कह रहे हैं कि ये लॉस है हमें, लेकिन ये पैसा दिया आपने किसी को? प्रैक्टिकली हिंदुस्तान जैसे देश में ना ये लॉस है भी। कौन सी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है मुझे बताओ? कौन सी? चलो व्हीकल्स कह सकते हो आप, एसेट्स। बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे भी तो डेप्रिसिएशन लगता है, कहाँ वैल्यू घट रही है यार? नहीं मशीन ठीक है, समझ आती है, बिल्डिंग भी तो शामिल है ना उसमें, कहाँ वैल्यू घट रही है? हिंदुस्तान वैल्यू बढ़ रही है, फर्नीचर समझ आती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन से मुझे सख्त ऐतराज है। 36 का आंकड़ा है। डेप्रिसिएशन इस एक ऐसा लॉस है, एक ऐसा एक्सपेंसिव है जो आपको किसी को देना नहीं, फिर भी खर्चा है। इसकी क्या एंट्री पास करते हैं जरा बताओ, अभी टेस्ट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री पास करते हैं? बोलो बेटा, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री पास करते हैं? जी ठीक है, P&L टू डेप्रिसिएशन। और इसमें कैश कहाँ है? लेकिन मैंने भी इंटरेस्ट की एंट्री बताई थी, बैंक का इंटरेस्ट, P&L टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू कैश, पैसा जेब से गया ना। नॉन कैश है तो एक्सपेंस कैसे हो सकता है? अगर सर ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, मैंने 50 लाख रुपए खर्च करे, मैंने कहा अच्छा, कह रहे लेकिन मैंने पैसे दिए ही, कि कैसा खर्चा है? नॉन कैश खर्चा है। अरे खर्चा कहाँ है फिर वो? सर हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई ना, तो वो हमारे लिए
किसी को कैश दिया, मेरा एतराज बस कैश से। कैश फ्लो पढ़ा है आप लोगों ने? कितने बच्चों ने कैश फ्लो पढ़ा है? वहां पहली एक्टिविटी होती थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिकॉल कीजिए। वहां हम डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी करते थे। क्या करते थे? उसे हम ऐड कर देते थे। क्यों ऐड करते थे? क्योंकि ये किसी को दिया ही नहीं, कि वो खर्चा है जो डेबिट तो पड़ा है। हम कह रहे हैं भैया डेप्रिसिएशन पैसे ले जाओ अपने, आता ही नहीं कोई मांगने। हम आवाज लगाते हैं डेप्रिसिएशन, ओ डेप्रिसिएशन, भाई साहब पैसे ले, वो कह रहा कोई है ही नहीं सर डेप्रिसिएशन। इसलिए एक कॉन्सेप्ट है आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट का मतलब सिर्फ वो खर्चे जो पॉकेट से निकालकर कैश का मतलब बैंक भी है यहाँ पर। मैं सोचो कि पेटीएम से कर दिया, वो भी है इसमें शामिल। कैश इंक्लूड्स बैंक ऑल्सो। आउटले कॉस्ट का मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या शामिल नहीं होगा इसमें? डेप्रिसिएशन शामिल नहीं। अच्छा, एसेट्स दो तरह की होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जो हम देख सकें, ये क्या है? टेंजिबल। एक और इंटेंजिबल होता है, ये क्या है? जो सुनाई तो दे लेकिन ऐसा कौन सा होता है? मैंने एक मेडिसिन बनाया, उस मेडिसिन का एक फार्मूला है और मैंने गवर्नमेंट से कहा देखो ये फार्मूला को चोरी कर लेगा, इसे पेटेंट कर दो मेरे नाम, इसे और कोई नहीं बनाएगा, बस मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि मैंने खोज करी ना गवर्नमेंट ने। ठीक, दूसरी कंपनी का फोन आया कि भाई साहब वो आपने एक मेडिसिन बनाई थी, उसका फार्मूला। मैंने कहा है, कह रहा मुझे फार्मूला भेज दो। मैंने भेज दूँगा, 100 करोड़ रुपये लूँगा, 100 CR। कहाँ है वो एसेट? यहाँ है। बिल्डिंग कहाँ है? यहाँ थोड़ी है, तो ये भी साक्षात ऐसी कोई एसेट जो दिखाई दे, दैट इज नोन एज टेंजिबल, उस पर लगता है डेप्रिसिएशन। ऐसी कोई एसेट जो दिखाई ना दे लेकिन है एसेट, जनरली गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब आते हैं, इन्हें बोलते हैं हम इनटेंजिबल एसेट्स। इनकी वैल्यू भी कम हो जाती है। इसके लिए क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इसके लिए वर्ड डेप्रिसिएशन, हालांकि एक ही खानदान के हैं, थोड़ा सा पहचान करने के लिए कहीं लिखे देखे अमोर्टाइजेशन तो समझ जाना कि कौन सी एसेट है। डेप्रिसिएशन देखे तो बस पढ़िए। 6.5 outlay cost. Outlay cost involves actual outlay funds on wages, material, rent, interest, सब कुछ। Depreciation is not included as outlay cost. उसी में आगे लिख सकते हैं आप amortization of goodwill, इसे भी शामिल नहीं करना है। amortization of goodwill इसे भी शामिल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए नेक्स्ट पेज पर। The cost that firm incur in hiring or purchasing any factor of production is referred as. वो खर्चा जो हम पे करते हैं, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? एक्सप्लिसिट वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, सेमी वेरिएबल भी हो सकता है, वो अलग बात। लेकिन टेक्निकली इसका नाम क्या होगा? एक्सप्लिसिट। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट? आपको बताना है इसमें से एक्सप्लिसिट का एग्जांपल क्या है। ए, वेजेस अ प्रोप्राइटर कुड हैव मेड बाय वर्किंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ ए लार्ज फर्म। वो कह रहे हैं एक बिजनेसमैन कहीं और जॉब कर कर वहां से पैसे कमा सकता है, ये तो इम्प्लिसिट सा लग रहा है। बी, इनकम दैट कुड हैव बीन अर्न्ड इन अल्टरनेटिव यूजेस बाय द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म। मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं कहीं और यूज़ कर कर कमा सकता हूँ। जैसे मेरे पास पैसा है, मैं इसे कहाँ यूज़ करके कमा सकता हूँ? बैंक में एफडी कराकर। तो ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट। सी क्या लिखा? पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस मैंने किसी स्टाफ को पेमेंट करी, ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कॉस्ट होता ही नहीं,
तो डी तो बिल्कुल ही गलत है। तो सही आंसर क्या है? क्वेश्चन 3 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्या करना है इसके लिए, जब भी कभी ऐसा न्यूमेरिकल आए आपको झटपट P&L अकाउंट बनाना है। सपोज दैट अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹1 लाख। रेवेन्यू मतलब सेल्स। नोट मत कीजिए, अभी समझ लीजिए पहले। ये P&L अकाउंट्स बनाया मैंने अकाउंटिंग के हिसाब से, ये बनाया मैंने इको के हिसाब से। सेल कितनी है, हमारा डिस्प्यूट सेल में है या कॉस्ट में है? दोनों कॉन्सेप्ट में डिस्प्यूट कहाँ है, सेल्स का या कॉस्ट का? अकाउंट्स में कौन सी कॉस्ट आएंगी और इकोनॉमिक्स में कौन सी आएंगी? एक्सप्लिसिट भी और ऐसे होगा ना। वो कह रहे हैं देखो जी 1 लाख रुपए का तो रेवेन्यू है, दोनों जगह सेल कितनी आ जाएगी? 1 लाख। एंड इज इंक्रीइंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ 75, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है? 75। और बढ़िया आगे, इफ द ऑनर वर्क फॉर अनदर कंपनी, अगर हम कहीं और काम करते तो वहां से 30,000 रुपए हम कमा सकते थे। इसका क्या मतलब है? इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी है? इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी है? अब कह रहे हैं क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट कितना आता है, इकोनॉमिक्स में कितना आता है, लॉस आता। देखिए ऑप्शन क्या सही है। ए ऑप्शन लिखा था फर्म इज इंक्रीइंग एन इकोनॉमिक लॉस, सही बात गलत है? बाकी क्यों गलत है? बी लिखा है इम्प्लिसिट कॉस्ट आर ₹25,000। इम्प्लिसिट 25 है 30 है? 30,000। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आर ₹1 लाख। टोटल करिए इन दोनों का, 1,05,000। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब दोनों का टोटल। इंडिविजुअल इज अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ ₹25। वो कह रहे हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से 25,000 रुपए का प्रॉफिट है। ये बात सही है गलत है? ये भी गलत है। तो सही बात क्या है? इकोनॉमिक्स में क्या है? लॉस। कितने का लॉस है? 5,000 रुपए। तो कौन सा आंसर सही है? ठीक है बात, बढ़े आगे। क्वेश्चन 4 पढ़िए इसे। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल या पेमेंट ऑन ओन्ड मनी इंटरेस्ट, ओन मनी कैपिटल, अपने पैसे पर इंटरेस्ट की कमाई। ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? इम्प्लिसिट है। सिक्सटीन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1616। Which of the following is an example of an explicit cost? Sorry, implicit cost. Interest that could have been earned on retained earnings used by the firm to finance expansion. वो पैसा जो अपने इनकम पर कमा सकते थे लेकिन बिजनेस करने की वजह से नहीं कमा रहे, तो इम्प्लिसिट है या नहीं है? यस। बी लिखा पेमेंट ऑफ रेंट, ये तो एक्सप्लिसिट है। इंटरेस्ट मेड बाय द फर्म ऑन फंड बोरोड फ्रॉम द बैंक, बैंक से जो लोन लिया है, एक्सप्लिसिट है, ये भी गलत है। और पेमेंट ऑफ वेजेस, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? ए। 15 बताइए। अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट है तो क्या होगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट के बराबर होंगे? इकोनॉमिक से तो कम होंगे। इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। सही है बात गलत है? बिल्कुल सत्य वचन है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले एक स्टोरी है, स्टोरी को पढ़ते हैं। कोशिश ये करनी है हमें कि 2 P&L बनाइए। कीजिए आप भी 2 P&L अकाउंट बनाने हैं।
ये P&L है अकाउंट्स के हिसाब से, ये P&L है इको के हिसाब से। दो बना लीजिए आप भी। एक बार P&L अकाउंट बन जाए, फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछे, चाहे 5-6 क्वेश्चन पूछे, सबके आंसर आ जाएंगे। क्या क्या आएगा ही आएगा इसमें, बाय सेल आएगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगी, और नेट प्रॉफिट आएगा, है ना। यहां क्या आएगा, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, इसमें इंटरेस्ट आएगा और सैलरी आएगा, प्रॉफिट आएगा। बड़े आगे जी, तो दो P&L अकाउंट बनाने हैं। इकोनॉमिक्स वाले में दोनों आएंगे, और इम्प्लिसिट में भी दो कॉस्ट आती हैं। एक का नाम है इंटरेस्ट, कौन सा वाला इंटरेस्ट है, FD वाला, FD वाला। अनीशा क्विट हर जॉब, ये रामलाल की सिस्टर है, इन्होंने भी जॉब छोड़ दी। क्या कर रहे हैं, एट अ प्राइवेट कंपनी में जॉब छोड़ दी, वेयर शी अर्न ₹2,90,000 a year, 2,90,000 रुपए की अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। कुछ भी करेंगे, ये कितने का नुकसान कर चुके हैं, कहाँ आएगा, सैलरी में आएगा ना, सैलरी में 2,90,000 रुपए आएगा। ठीक है ना, ठीक है बेटा शिवम, पक्की बात है। शी विड्रॉ ₹4 लाख इन सेविंग अकाउंट, और 4 लाख रुपए बैंक से भी निकाल लाई। क्या बताओ, क्या बताओ, किसे दुख हुआ है। शी विड्रॉ ₹4 लाख इन सेविंग अकाउंट दैट अर्न 10% इंटरेस्ट एनुअली, और जहां से 10% इंटरेस्ट भी कमा रही थी वो। कितने का नुकसान कर दिया, 4 लाख का या 40,000 का, 4 इंटरेस्ट का तो लॉस हुआ। तो ये कहाँ आएगा, ठीक है। इन दोनों का टोटल कितना है। अगर क्वेश्चन पूछने लगा कि भाई बताओ इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी है, तो बता सकते ना कितनी है, 3,30,000। करा क्या इसने, टू बाय अ सेकेंड हैंड मिनी बस, और इसने एक सेकेंड हैंड बस खरीदी टू कम्यूट पैसेंजर बिटवीन कनॉट प्लेस एंड नोएडा, और बस चला दी कनॉट प्लेस से नोएडा के बीच। 1000 पैसेंजर हैं जो 4,000 रुपये 1 साल के हिसाब से देंगे। इसने मेंबरशिप बनाई, और कितनी कलेक्शन करी, 1000 पैसेंजर हैं, एक पैसेंजर से 4,000, कितने पैसे की कलेक्शन हो गई, ठीक ठाक कलेक्शन हो गई। लेकिन बस है तो दिक्कत है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, फ्यूल है ना, ये सब खर्चे हैं, डिप्रिसिएशन है। ₹2,800 फ्रॉम ईच पैसेंजर गोज फॉर पेट्रोल मेंटेनेंस डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा, और 2,800 रुपये खर्च हो गए इसके 1000 लोगों पर, यानी लगभग 28 लाख यहाँ खर्च हो गए। तो अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ, 12 लाख, बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ, 8 लाख। कर सकते हैं ऐसा, कहाँ प्रॉफिट ज्यादा है, अकाउंट्स में ज्यादा आएंगे क्योंकि वहां कॉस्ट कम है। अब जितने भी क्वेश्चन पूछेगा ये सबके आंसर है हमारे पास, कुछ ही पूछ ले, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम कह रहे हैं कुछ भी पूछ ले भाई। तो क्वेश्चन 5, व्हाट इज अनीशास टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कलेक्शन सेल कितनी है, 40 लाख। 6, कैलकुलेट अनीशास अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट कितनी है, 28 लाख। 7, कैलकुलेट अनीशास इकोनॉमिक कॉस्ट,
इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब खाली इम्प्लिसिट नहीं है, कोई बच्चे ऐसे इम्प्लिसिट भराते हैं, दोनों एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। 28 प्लस 330 कितना? 31,30,000। क्वेश्चन 9 पढ़िए पहले। अनीशा के अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने हैं? 12 लाख। 10 अनीशा के इकोनॉमिक प्रॉफिट कितने हैं? 8,70,000। क्या कह सकते हैं? अनीशा के अकाउंट्स में प्रॉफिट ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स में कम है। या ये भी कह सकते हैं अकाउंट्स में भी कमा रही है, इकोनॉमिक्स में भी प्रॉफिट है, दोनों जगह प्रॉफिट है। क्वेश्चन 8 व्हाट वी से दैट अनीशा अर्नड इकोनॉमिक प्रॉफिट बट सफर्ड अकाउंटिंग लॉस? नो, अर्नड इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग लॉस। सही है बात। सी क्यों गलत है? सफर्ड इकोनॉमिक लॉस गलत है। डी क्यों गलत है? अर्नड अकाउंटिंग प्रॉफिट बट सफर्ड इकोनॉमिक लॉस। ठीक है जी बात। तो आज के लिए होमवर्क है आपको क्वेश्चन 11 to 14। ये भी एक स्टोरी है, यहाँ पर स्टोरी पढ़नी है आपको। 2 P&L अकाउंट बनाने हैं, अकाउंट्स का अलग से, इकोनॉमिक्स का अलग से। फिगर फीड करेंगे, वहाँ पर आंसर आ जाएगा। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर होपफुली नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा और फिर कुछ और नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।